हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल होता है तो फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितनी भी मशीन डिजाइन की जाती है, इलेक्ट्रिकल की मशीन डिजाइन की जाती है, उनका ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन यही होगा कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, जो प्रेडिक्ट करता है या डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में रिलेटिव मोशन होता तो उस केस में क्या होता, उसमें ईएमएफ बनता है। ये था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखेंगे ऐसा अभी, लेकिन फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा जाए तो बता सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई कॉइल मूव कर रही है या कॉइल स्टेशनरी है, वो कॉइल स्टेशनरी कर दिया जाए, फील्ड को मूव करा जाए, जैसे कोई मैग्नेट है उसकी साइड मूव कर रहा होता है तो उस केस में क्या होता है, ईएमएफ बनता है उस कंडक्टर के अक्रॉस। और जो ईएमएफ बनता है, सर्किट क्लोज होता है तो एक करंट भी बनती है। उस करंट को ड्राइव करने के लिए ईएमएफ चाहिए होता है, तो वही ईएमएफ बनता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ आगे नाम देंगे और इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन होता है। ये है माइकल फैराडे। इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनके कुछ डिस्कशन यहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इन्होंने क्या किया था, सेटअप लिया था, कॉइल का सेटअप लिया था, मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कराया। यहां पर देखो दोनों के दोनों क्या है, स्टेशनरी हैं। ये भी रेस्ट पर है और वो भी रेस्ट पर है। यहां पर ये किस पर है, रेस्ट पर दिया गया है, ये रेस्ट पर है और ये जो कॉइल है वो भी रेस्ट पर है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखो 0 निकल के आ रहा है। यहां पर इसकी तरफ मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन किस साइड में आएगा, इस सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट था इनका कुछ इस तरह का था। यहां पर 2 हॉर्सशू मैग्नेट्स लगाए गए थे, यहां पर कंडक्टर की कॉइल लगाई गई थी। ये देखो यहां पर ये कंडक्टर्स लगाए गए हैं, कंडक्टर्स लगाए गए हैं। और इनको यहां पर ये जो हैंड क्रैंक सिस्टम है ना, यहां पर एक देखो हैंडल लगा है, इस हैंडल के मदद से इसे रोटेट कराया जाता था। जब इसे हम रोटेट कराते थे तो क्या होता था, ये जो मैग्नेट्स होते थे वो मूव करते थे, यहां पर जो कंडक्टर्स है वो स्टेशनरी हैं। तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव चेंज आएगा और रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या होगा, इनमें ईएमएफ बनेगा और इन कॉइल से जो ईएमएफ बनेगा उनको इधर से यहां पर और फाइनली यहां से इधर की तरफ कलेक्ट किया जा सकता है। और इनके अक्रॉस देखा गया कि जो ये सप्लाई बन रही है वो डीसी सप्लाई बिल्कुल नहीं थी, ये एसी सप्लाई थी। ठीक है, तो ये इनका इक्विपमेंट था जिसकी मदद से इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये कुछ ऐसा था। अब एक एक करके इनके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा है। यहां पर एक कॉइल दे रखी है, ये कॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड किए गए हैं। देखते जाओ, ऐसा फिर ऐसा, देखो कई नंबर ऑफ सेट ऑफ कंडक्टर्स इसके ऊपर वाउंड किए गए हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा है, इसके अंदर लगा है गैल्वेनोमीटर। ये इधर गैल्वेनोमीटर लगा है, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ और यहां पर एक मैग्नेट है, एक कोई मैग्नेट यहां पर दिया गया है। मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। इधर N है सपोज, इधर S दिया गया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये भी डिस्कस किया हम लोगों ने। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से चलती हैं, ये होती हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरह से चलती हैं, ये होता है, ठीक है। यहां पर एक कॉइल दे रखी है और यहां पर ये मैग्नेटिक, इसको हम सोर्स ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, बार मैग्नेट की वजह से। और ये हमारे पास है कॉइल, कॉइल है जिसको हम नाम दे देते हैं सेट ऑफ कंडक्टर्स, सेट ऑफ कंडक्टर्स। बेसिकली ये सेट ऑफ कंडक्टर्स इसके ऊपर वाउंड किए गए हैं। अब इनके एक्सपेरिमेंट का जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर इस मैग्नेट को रेस्ट पर कर दिया जाए, ठीक है,
इस मैग्नेट को रेस्ट पर कर दिया जाए, और जो ये सेट ऑफ कंडक्टर, ये जो कॉइल है, ये भी अगर रेस्ट पर होती है, ये भी अगर रेस्ट पर होती है, तो उस केस में इसमें जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। यहां पर नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता इसके अंदर। अगर दोनों रेस्ट पर होते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। अगला केस देखो, दूसरा केस सुन लो। दूसरा केस क्या है, देखो दूसरे केस को यहां से देखो, पहले इसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, यहां से सुनो, ये यहां रख दो। ठीक है, दूसरा केस देखो क्या था, ये केस है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कॉइल तो रेस्ट पर रखते हैं लेकिन इस मैग्नेट को इसकी तरफ चला देते हैं। मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स कॉइल, ये है मोशन, ये है मोशन। ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो जब ये इसकी तरफ मूव करता है तो इसमें ये देखा गया कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन यहां पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वो क्या है, उस डिफ्लेक्शन को यहां पर ऑब्जर्व किया गया कुछ ऐसा। यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि इधर एन बना। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, तो उनमें देखेंगे कि यहां पर जो भी करंट इंड्यूस हो रही थी, डिफ्लेक्शन जो भी बन रहा था, वो सामने जो कुछ भी हो रहा है उसका अपोज कर रहा था। तो अपोज करने का मतलब ये है, इधर एन बना है, इधर एन बना है ना, तो इधर एन बना तो सामने एन बना दो, अपोज होगा, रिपेल करेगा ये। तो एन बना दो, इधर एस बना दो। याद होगा एन तब बनता था जब करंट एंटर करती थी, तो इधर से करंट एंटर करेगी, इधर से करंट लीव करेगी, डिफ्लेक्शन देखो इस साइड आएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर के अंदर। फिर अगला पॉइंट सुनो, ये तो दूसरा केस हो गया कि रेस्ट पर कॉइल है और ये जो मैग्नेट है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द कॉइल। तीसरा केस देखो क्या है, तीसरा केस ये हो सकता है कि यहां पर जो ये एन है उसके सामने एस आ जाए। तो इसके सामने अगर एस आता है तो देखो क्या होगा, यहां से देखो, इधर आओ, यहां पर देखो। ठीक, यहां पर देखते हैं कि नो डिफ्लेक्शन, यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, यहां पर डिफ्लेक्शन है। इस नो डिफ्लेक्शन को यहां से हटा दो, इस नो डिफ्लेक्शन को यहां से रिमूव कर दो। यहां पर डिफ्लेक्शन आया है, ये डिफ्लेक्शन आया है। ठीक, अब अगर यहां पर डिफ्लेक्शन आया है और यहां पर क्या करते हैं, ये मोशन इधर की तरफ था, इधर एन था, तब ऐसा हुआ। इन्होंने जब दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यही सेम, अब की बार क्या किया, यहां पर जो ये चीजें थी इनको बदल दिया। यहां पर ये जो चीजें थी इनको बदला, ये बदल दिया। और जैसे ही से बदला, ये जैसे बदला, उस केस में क्या हुआ, इधर एस कर दिया, इधर एन कर दिया। ठीक है, देखते जाओ, कई सारे एक्सपेरिमेंट है इसी में। तो जब इधर ये एस है, इधर एन दिया गया है और इसको मूव करा रहे हैं अब इसकी तरफ, तो जब इसको इधर की तरफ मूव कराया गया तो यहां पर ये सब रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया। यहां पर इसका जस्ट उल्टा हुआ और इसमें जो करंट फ्लो कर रही थी वो भी बदल गई। ये अभी रेस्ट पर है, इस बात का ध्यान रखना, ये अभी रेस्ट पर है, ये ऐसा है, ये कॉइल ऐसे जुड़ी गई थी। ठीक है, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये रेस्ट पर अभी भी है, इस बात का ध्यान रखना, ये रेस्ट पर दिया गया। तो जब ये एस है, उधर एन आया, तो देखा गया कि जिसके अंदर जो डिफ्लेक्शन था वो बदल गया, इसमें जो डिफ्लेक्शन था वो बदल गया। डिफ्लेक्शन अब उधर ना होकर के डिफ्लेक्शन इधर चला गया। यहां पर नो डिफ्लेक्शन लिखा, इसे मिटा दो क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये ऐसा हुआ, ठीक है, ये ऐसा बना, डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हुआ। तो पहले केस में दोनों स्टेशनरी से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इसकी तरफ मूव कर रहा था, मतलब मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा था, तो इसके अंदर एन के सामने एस बना, अपोज कर रहा था ये पास आने का, तो अपोज कर रहा था तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में आया, इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आया। अब इन्हीं को अलग अलग केस में परफॉर्म किया गया। इसका अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें कि फोर्थ पॉइंट क्या था, तो यहां पर ये एन था, पास आ रहा था, वहां एस है, वो पास आ रहा था। अब इनका जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट का मतलब है, सुनो, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा, यहां पर इधर ले आओ इसे, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा दिया गया है।
अब की बार क्या है, इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, मोशन की डायरेक्शन अलग है, ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है, दूर जा रहा है, ये मोशन इधर कर रहा है। तो जब मोशन ये इधर करेगा, देखो यहां से, देखो इसे, इसको ले आओ यहां, ये ऐसा बन गया, ठीक है। इसको ले आओ, ये ऐसा बन गया, ठीक। देखो अब क्या किया गया, इसको दूर ले जा रहे हैं। यहां पर देखो n क्या था, सामने आ रहा था, अब n दूर जा रहा है। तो जब n दूर जा रहा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये n है, तो इसने इधर s बना लिया, ठीक है, और इधर n बना लिया, अट्रैक्ट कर रहा है, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो फ्लक्स कम हो रहा है। तो ये इधर s बना, इधर n बना, तो इधर s बनेगा, तो क्या होगा, देखो डिफ्लेक्शन, इधर s बनेगा, तो यहां से करंट लीव करेगी, यहां से करंट एंटर करेगी, डिफ्लेक्शन इस साइड आएगा। अगर नहीं याद है तो यहां पर बना करके देख लो, यहां पर बना करके देख लो कि गैल्वेनोमीटर की खास बात ये होती कि डिफ्लेक्शन अगर इधर है तो इसमें करंट इधर से एंटर कर रही होगी, इधर से लीव करेगी। गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन इस साइड में है तो इसका मतलब करंट इधर से एंटर कर रही है। गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। ये तो हम लोगों ने देखा था, ये याद रखना है, ठीक है। चौथा केस ये हो गया। पांचवा केस इसी में है। पांचवा केस देखो क्या है इसी में, इसी को हम सही कर देते हैं पांचवे केस के लिए। पांचवा केस इधर ही बना लो, और क्या, पांचवा केस क्या है, यहां पर लिख देते हैं फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस है कि ये n है, ये s इधर जा रहा था, अब s दूर जा रहा है, s इज गोइंग टू द राइट ऑफ द कॉइल के राइट साइड में अगर जाने लगेगा, अगर ये कॉइल के राइट साइड में जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन इस बार बदलेगा, डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ये है फिफ्थ नंबर पॉइंट। आई थिंक ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आ रहे होंगे। फिर से रिपीट करते हैं। देखो पहला केस क्या है, या इस एक्सपेरिमेंट को यहां पर दोबारा बना देते हैं, इसको यहां से हटा दो, फिफ्थ वाले को इधर नए पेज पर बना देते हैं, इधर फिफ्थ वाले को नए पेज पर बना देते हैं। जी हमारे पास मैग्नेट दिया गया था और यहां पर कॉइल दे रखी थी, ये कॉइल दे रखी थी, ठीक है। इस कॉइल के ऊपर वायर्स लपेट दिए गए थे। देखो इसको, फिफ्थ पॉइंट भी देख लो, ये ऐसा है, गैल्वेनोमीटर यहां पर लगा हुआ है ऐसा, इधर एस दिया गया, इधर एन दिया गया है, ये इधर जा रहा है, मोशन है ये। तो जब ये इधर से इधर की तरफ जा रहा होगा, फील्ड लाइंस बनाने की इस बार कोई नीड नहीं है। जब इधर दूर जाएगा तो इधर क्या बनेगा, ये इधर एन बनाएगा, इधर एस बनाएगा, क्योंकि इसके फ्लक्स के घटने का अपोज करेगा। तो फ्लक्स कम होने का अपोज करेगा तो इधर एन बनाएगा, इधर एस बनाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें क्या होगा, करंट यहां एंटर करेगी, यहां से करंट लीव करेगी, डिफ्लेक्शन फिर से इस बार आएगा। देखो यहां पर डिफ्लेक्शन यहां पर क्या हो रहा था, राइट साइड में हो रहा था, लेफ्ट साइड में। यहां पर डिफ्लेक्शन राइट साइड में होगा जब इधर मूव करेगा। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ केस हो गया। तो ये 4-5 अलग अलग केस होते हैं जिसको इन्होंने परफॉर्म किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। इसी स्टडी के बिहाफ पर उन्होंने फाइनल कंक्लूजन निकाला कि जब कभी भी रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, उस सेट ऑफ कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ बनता है, और अगर सर्किट क्लोज होता है तो उसमें एक करंट फ्लो करती है जिसको इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी देख लो, फाइनली कंक्लूड कर देते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, यहां से देखो पहले इसे, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा है, ये यहां पर एक प्लेन दिया गया है और इस प्लेन के अंदर एक कॉइल रखी गई है, ये कॉइल रखी गई है, ठीक, ये कॉइल है, और इसके ऊपर एक और कॉइल रखी गई है सेम, ये इसके ऊपर सेम कॉइल रखी गई है कुछ इस तरह की, ये ऐसी कॉइल, ठीक है। दो कॉइल अलग अलग रखी गई। अब इन दोनों कॉइल को देखो, पहली कॉइल जो यहां पर है, ये वाली जो कॉइल है,
ये जो कॉइल दे रखी है इसको कनेक्ट किया गया है यहां पर कुछ इस तरह से। ये ऐसा दिया गया है, यहां पर लगाना चाहो तो लगा लो, रियोस्टैट लगाया गया था। ठीक, यहां पर ये बैटरी है। एक एक्सपेरिमेंट को समझो, ठीक है, पूरा चैप्टर समझ आएगा। ये ऐसा हुआ, मान लेते हैं यहां पर ये कोई टेबल पर रखी गई है, इसे टेबल पर रख दिया गया है ऐसा, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसा किया गया। तो इसमें जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, ऑब्वियस है यहां कहीं स्विच लगा होगा, लगा है, सपोज मान लेते हैं लगा है स्विच, तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इधर से एंटर करेंगी, होगा ना। तो कुछ ऐसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, देखते जाना, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और वापसी यहां से होगी इनकी, इधर से निकलेंगी ये, और इधर ये इधर की तरफ निकल जाएंगी, इधर की तरफ निकलेंगी और इधर की तरफ निकल जाएंगी, ठीक, ऐसा होगा। तो कुछ इस तरह का हो रहा है। तो यहां पर जब आई वेरी कर रहा है, आई वेरी कर रहा है, तो उस केस में क्या है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है, देखो यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, बना लो, ये एक गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है। तो अगर आई वेरी कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन नॉन जीरो रहता है, ठीक है। और अगर आई कांस्टेंट है, उसमें जीरो भी आएगा, जीरो का मतलब भी तो कांस्टेंट होता है, तो आई अगर कांस्टेंट है तो यहां पर डिफ्लेक्शन जीरो होता है, डिफ्लेक्शन 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 ये जीरो निकल के आता है, डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो निकल के आएगा। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर दो कॉइल को पास पास रखा जाए, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, और एक में करंट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है, तो दूसरी कॉइल के अंदर फिर ईएमएफ बनता है, और इसको हम आगे नाम देंगे म्यूचुअल इंडक्शन होता है। लेकिन अभी के लिए याद रखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट यही था, दो कॉइल को पास पास रखा गया, प्राइमरी कॉइल या पहली कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू वेरी कर रही थी, तो उस केस में क्या था, दूसरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बना, और करंट जैसे कांस्टेंट हो गए उसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। यहां पर हम लोगों ने जो देखा ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये ऑब्जर्व किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब क्या है। तो फर्स्ट लॉ देखो क्या स्टेट करता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, whenever there is a relative motion between the set of conductor and uniform magnetic field, या magnetic field सिंपल बोलो, then the EMF is induced। अगर हम बात करते हैं किसी भी, यहां पर जैसे अभी बात कर रहे थे कि हम लोगों ने कॉइल एक बनाई, यहां पर एक कॉइल बनाई और इसके सामने एक मैग्नेट बनाया, इसके सामने एक मैग्नेट बनाया, ठीक है। ये कॉइल बना दी थी, ये कॉइल बना दी थी, और इसके सामने एक मैग्नेट बना दिया, ये N है सपोज, ये S है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कुछ इस तरह से, ये ऐसा कुछ, ठीक। यहां पर ये कुछ ऐसा बना हुआ था, यहां पर लगा है गैल्वेनोमीटर, ये कुछ ऐसा है, ठीक। अब ये पहला लॉ यही कहता है कि जब कभी भी सेट ऑफ कंडक्टर, कॉइल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कंडक्टर, तो सेट ऑफ कंडक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब भी कभी रिलेटिव मोशन होगा, यहां पर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन का मतलब तो समझते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है दोनों में से कोई एक चले या दोनों चले, लेकिन दोनों की स्पीड बराबर नहीं होनी चाहिए। ये रुका हो, ये चल सकता है, या ये रुका हो, ये चल सकता है,
या फिर दोनों चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों की स्पीड अलग अलग होनी चाहिए, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और रिलेटिव मोशन होता है तो उस केस में क्या होता है, कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। ये होता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, बहुत बेसिक लॉ है, काम कैसे करता है वो देखते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना स्टेट करता है कि अगर कभी भी सेट ऑफ कंडक्टर से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो उस केस में क्या होता है, उसके बीच कॉइल जो होती है उसमें एक ईएमएफ बनता है और करंट फ्लो करती है। सेकंड क्या होता है, जैसे यहां पर देखो जनरेटर है, जनरेटर इसी प्रिंसिपल पर तो काम करता है। जनरेटर के अंदर क्या होती है, कॉइल होती है, उस कॉइल को घुमाया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब इस फील्ड के अंदर इसे घुमाया जाएगा तो क्या होगा, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स वेरी करेगा, और इससे लिंक होने वाला फ्लक्स अगर वेरी करेगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ एसी होता है, अल्टरनेटिंग होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अल्टरनेटिंग जनरेटर। ठीक, यहां पर देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगी, ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ कहता है कितनी करंट बनेगी, कितना ईएमएफ बनेगा, वो यहां से देखो। सेकेंड लॉ स्टेट करता है बेसिकली द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फर्स्ट लॉ से इंड्यूस हुआ है इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये कहते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लिखा जाएगा उसको हम स्मॉल ई से लिखेंगे चैप्टर के अंदर, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये लिखा जाएगा। ये होता है सेकेंड लॉ, उसका स्टेटमेंट। इफ कॉइल हैज n number of turns, if coil has n number of turns, then E is equal to minus n d phi over dt लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखना, अगर किसी कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, याद रहेगा। तो सेकेंड लॉ बेसिकली स्टेट यही करता है कि जो फ्लक्स लिंक होता है किसी कॉइल से, उसकी जो रेट होती है वो बराबर होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है, यहां पर एक ये डिस्कशन है कि माइनस साइन क्यों लिखा गया, E इज इक्वल टू में माइनस एन इंटू में डी फाई ओवर डी टी, ये आया है। इसमें जो ये माइनस साइन ये क्या बताता है, ये बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, करंट ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो सकता है, इंड्यूस्ड करंट भी हो सकता है, क्योंकि करंट क्या लिखेंगे, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस लिखा जाएगा उस कॉइल का। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज, या ऑलवेज ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ऑलवेज अपोजेस, अपोजेस द कॉज ऑफ जनरेशन, जनरेशन। ये सिर्फ इतना बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट होगी ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ जनरेशन, अपने जनरेशन के ही कॉज का अपोज करेगी। इसी को लेंज लॉ कहा जाता है। अगर बात करें कि लेंज लॉ या फिर ईएमएफ दिया गया है, करंट निकालनी, करंट की डायरेक्शन निकालनी, तो उसके लिए बेसिकली लेंज लॉ यूज करते हैं हम। लेकिन फैराडे सेकंड लॉ इतना कैपेबल है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता सकता है किसी सर्किट के अंदर कैसे फ्लो करेगी। तो दोनों को लगा करके हम देखेंगे कैसा होगा। इसी को लगा करके अभी हम देख रहे थे कि यहां पर सामने n बनेगा या s बनेगा। यहां पर वापस आओ, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे इन्होंने कहा कि वो अपने कॉज का अपोज करेगी, मतलब जनरेशन का अपोज करेगी। तो जनरेशन का अपोज क्या है, यहां देखो ये n दिया गया, ये s दिया गया है। ये जब इसकी तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और इससे लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, उसी की वजह से तो ईएमएफ बनेगा ना, तो उसे बढ़ने से रोकेगा। बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, इधर n बना लो, उधर s बना लो, रुक जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, ये इसकी तरफ जा रहा था तो s के सामने यहां पर इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो इधर s के सामने s बनाओ, यहां पर n बना लो। यहां पर क्या होगा, ये दूर जा रहा, दूर जाएगा, इसका फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा तो ये सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करेगा तो इधर n के सामने s बनाएगा, सेम सेम। ठीक है, और यहां पर बिल्कुल सेम, जब s दूर जा रहा था तो उसके सामने n बन जाएगा। जो फ्लक्स कम होता है तो जैसी पोलैरिटी मैग्नेटिक फील्ड रखता है वैसी पोलैरिटी कॉइल भी बनाती है, और अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता है तो कॉइल अपोजिट पोलैरिटी बनाती है जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये होता है सेकेंड लॉ।
ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे? माइनस साइन बेसिकली ये बताता है अपोजेस द कॉज ऑफ जनरेशन, अपने खुद के कॉज के जनरेशन का अपोज करता है, बेसिक ये है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला भी डिस्कस किया, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल ओनली प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप। जब भी कभी किसी लूप से होकर के पास करने वाला जो फ्लक्स होगा वो बदलेगा, तभी ऐसा होगा। और जो फाई लिखा जाता है वो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, यहां थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर नहीं याद है तो लिखना चाहो लिख लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे होते फ्लक्स बदलना, तो फ्लक्स कई तरह से बदला जा सकता है। जैसे पहला केस देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन चेंज विथ टाइम। तो यहां से देखो फाई क्या लिखा जाता है, वो लिखते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लिखा जाता है। और अगर बी खुद बदलने लगे तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, ए इंटू डी बी बाई डी टी। अगर हम थीटा को 0 रख देते हैं तो उस केस में ऐसा लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा लिखेंगे तो ए इंटू डी फाई बाई डी टी लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा केस है एरिया बड़े या कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे यहां पर कुछ इस तरह का एरिया था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था, इनटू द प्लेन कुछ इस तरह से था। ठीक है, और इसका एरिया बढ़ाया जा रहा है, इधर से खींच लिया गया और एरिया बढ़ा दिया गया। स्क्वायर सपोज ए साइड की लेंथ थी, अब क्या किया गया, बढ़ा दिया गया एरिया, ये इतना बड़ा एरिया हो गया इसका, ये ऐसा हो गया एरिया, ये ऐसा एरिया। ठीक, और अगर एरिया ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, देखो एरिया ऐसा होगा तो मान लेते हैं इसका एरिया अब हो गया 2a। तो अगर पहले एरिया a था, मतलब साइड लेंथ a थी, अब 2a हो गई, स्क्वायर फॉर्म में अभी भी है, तो यहां पर एरिया था a स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 4a स्क्वायर। एरिया बदलेगा तो देखो यहां से फाई बढ़ेगा या कम होगा, तो यहां पर एरिया बढ़ा है तो फाई बढ़ जाएगा। ठीक है, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो भी। अगला देखो क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी डन बाई पुलिंग अ लूप इनसाइड और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहले से क्रिएट है, हम लोगों ने क्रिएट कर रखा, किसी भी वजह से क्रिएट किया गया होगा, तो यहां पर 2 पॉसिबल केस हैं। ठीक है, 2 पॉसिबल केस क्या है, सुनो। पहला केस ये है, पहला केस है कि यहां पर एक लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आया जा रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आ रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा हूं, इसे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेकर के जा रहे हैं। तो इसका जो फाई है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, और इसका जो फाई है दैट इज डिक्रीजिंग, इसका जो फाई है वो डिक्रीजिंग। ये तो देखने से पता लग रहा होगा कि वो फील्ड से बाहर निकल रहा है या फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जो फील्ड है वो वैरी करेगा, और फील्ड अगर वैरी करेगा तो फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ बनेगा, तो इसके अंदर ईएमएफ बनेगा। सही है, फिर आगे बात करते हैं द एंगल बिटवीन बी एंड ए। अगर ए और बी के बीच का एंगल बदलने लगे, एक एग्जांपल लेकर समझो। सपोज यहां पर फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब बोर्ड है, और यहां पर हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरह से है, जैसा। ठीक है, और अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया जाता है, इस एक्सिस के अबाउट इसे हम ओमेगा से रोटेट करवाते हैं। तो जब ओमेगा से रोटेट करवाएंगे तो यहां एंगल बदलेगा नहीं, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, और अगर एंगल बदल रहा होगा तो यहां से फाई लिखा जा सकता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, ये तो लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका डिस्कशन आगे करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी बना है। तो बी ए कॉस ओमेगा टी लिखा जाता है, यहां पर लिखना होगा तो लिख देना, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी लिखा जाता है। क्लास 11th में पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू में या फिर ओमेगा इज इक्वल टू में थीटा डिवाइडेड बाई में टी लिखते थे, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी निकल के आएगा, रोटेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे पॉइंट्स दिए गए हैं, इंड्यूस चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होगा, उस चार्ज फ्लो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो उसको देखो। चार्ज फ्लो की कैलकुलेशन की जाती है आई। सबसे पहले यहां देखो, जो ई लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं, -n
डी फाइव ओवर डी टी लिखा जाता है, ठीक है। ये तो होता है ई इंड्यूस। और अगर इंड्यूस्ड करंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट तो आई इंड्यूस जो लिखा जाएगा, इंड्यूस्ड वो लिखा जाएगा ई डिवाइडेड बाई में आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल का ही रेजिस्टेंस होगा, यहां लिखना होगा तो लिख दो, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जो भी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, ऐसा होगा। अब क्या करते हैं, हम यहां से निकालना चाहते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, तो सबसे पहले करंट बताओ। करंट होती है dq बाई dt, यही तो लिखा जाता है। तो अगर यहां से dq लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, idt लिखा जाएगा, ठीक है, idt लिखा जाएगा। यहां से I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, e डिवाइडेड बाई में r इंटू में dt लिखा जाएगा, 2 बार d लिख गया, dt लिखा जाएगा, सही है। तो यहां से अगर हम dq की वैल्यू निकालते हैं तो बन जाएगा 1 बाई आर इंटू में e की वैल्यू क्या है, तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी, यहां पर बन जाएगा डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं 1 बाई आर, 1 बाई आर, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो माइनस एन बाई आर इंटू माइनस का डी फाइव बन जाएगा। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू निकल के आएगी। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे होंगे तो अगर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बात करोगे तो यहां से लिख दो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई में आर इंटू में डेल्टा फाइव लिखा जाएगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज है, यहां पर अगर हम लिखें तो ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखा गया है, ये मैग्नीट्यूड वाइज। तो जब भी कभी हमें इंड्यूस्ड करंट निकालनी हो, इंड्यूस्ड चार्ज निकालना हो, यह क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। बेसिकली अगर हम इस लॉ के बारे में बात करें जो फिर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले करंट बनी थी और करंट केवल और केवल ईएमएफ से ड्राइव की जा सकती है। ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ठीक से पढ़ा था। तो अगर करंट बनी है गैल्वेनोमीटर में, करंट डिफ्लेक्ट कर रहा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्टर, तो अगर वहां करंट है तो वो किसी ईएमएफ की वजह से बनी होगी, तब कहा जाता है कि ईएमएफ की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, ठीक है। मेन कॉज होता है, मतलब मेन जो हम रिलेशन देखते हैं वो करंट के साथ देख पाते हैं, क्योंकि ईएमएफ ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम देख पाए। करंट दिखेगी इसका मतलब ईएमएफ है, तभी तो वो ड्राइव कर रही करंट को, ऐसा होगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको एक बार पढ़ लो। पहला पॉइंट दिया गया है, इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ एनी कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इन विच चेंज ऑफ फ्लक्स अकर, दैट इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल मैग्नेट सिस्टम। कॉइल मैग्नेटिक सिस्टम के रिलेटिव मोशन से इंडिपेंडेंट है। यहां पर आके देखो, यहां पर ये फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करता है, मतलब कितना फ्लक्स लिंक हुआ, पहले कितना फ्लक्स था, बाद में कितना फ्लक्स हुआ, इस बात पर ये डिपेंड करेगा। इस बात पर ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि कितने टाइम में हुआ, यहां पर टाइम से ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पहले पॉइंट का ये मतलब हुआ। दूसरा पॉइंट है, इंड्यूस्ड चार्ज, यहां चार्ज लिखा है, इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल एंड नेचर ऑफ द कॉइल। इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कॉइल। नेचर ऑफ द कॉइल का मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट याद रखो, जब कभी भी हम इंड्यूस्ड चार्ज की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वो केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ है, रेट पर नहीं, चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ है, कितने टाइम में हुआ, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हम इंड्यूस्ड चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये किसी एवरेज टाइम इंटरवल के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ बताता है क्या, बेसिकली लेंज लॉ हमें यह बताता है डायरेक्शन ऑफ, जब भी कभी हमें बात करनी हो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ, जब कभी भी हमें ऐसा बात करना हो तो उसके लिए हम लेंज लॉ का यूज करते हैं। लेकिन अगेन अभी बात किया था हम लोगों ने कि लेंज लॉ अगर हमारे पास नहीं भी है तो भी हम फैराडेज लॉ के साथ में डील कर सकते हैं। वो भी हमें बताता है, माइनस साइन वहां आया, वो माइनस साइन खुद बताता है, अपने जनरेशन का अपोज करेगा, अपने जनरेशन का अपोज करेगा तो अपोज करवा के डायरेक्शन निकाल लो, ठीक है। इससे पढ़ना चाहो पढ़ लो। लेंज लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप
in the loop such that the magnetic flux due to the induced current opposes the change in the magnetic flux through the loop. इसे समझते हैं कैसे. सपोज अभी हम लोगों ने जो है एक कॉइल ली थी, उससे दोबारा समझते हैं. ये कॉइल है और यहां पर एक मैग्नेट दिया गया है. ठीक है, ये कॉइल दे रखी है, ये ऐसी कोई कॉइल दे रखी है, ये कोई कॉइल दे रखी है, ये ऐसा है. ठीक, यहां पर लगा है गैल्वेनोमीटर, ऐसा कुछ है. यहां पर एन दिया गया, इधर एस दिया गया है, ये इधर जा रहा है, इसका मोशन हो रहा है. ये बेसिक डायग्राम है इस पूरे ईएमआई का. ठीक, इधर की तरफ हो रहा है. तो इसके अंदर अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी हो तो क्या करेंगे. यहां पर ये जो लॉ है स्टेट करता है कि अपने कॉस का अपोज करती है, तो अपने कॉस को अपोज करती है, तो जब इधर की तरफ ये बढ़ेगा तो फाई जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा ना फाई. तो अगर फाई की वैल्यू बढ़ रही होगी तो क्या करेगा, इसके अंदर करंट ऐसी बननी चाहिए जो फाई को कम करवाए. और फाई को कम कैसे करवाया जा सकता है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं. देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. तो इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो इसके अपोजिट ये बनाए, अपोजिट बनाए मतलब इधर एन बनाएगा और इधर एस बनाएगा. तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी. उसका फील्ड देखो राइट साइड में इसने बनाया, लेफ्ट साइड में देखो इसका अपोज कर रहा है ना, तो इसके अपोज की वजह से एन और एस बनते हैं. और जानते हैं यहां पर एन बना हुआ है, तो एन बना हुआ तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगी, इस तरह से. और यहां पर करंट इधर जाएगी तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा. अब समझ में आया होगा डिफ्लेक्शन कैसे होता है. तो लेंज लॉ बेसिकली हमें यह बताता है कि डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं. यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा था तो फ्लक्स को अपोज कर रहा था, तो फ्लक्स को अपोज कैसे किया जा सकता है. इधर एन बनाओ, इधर एस. जहां एस होता है, एन होता है, वहां पर करंट एंटर करती है, तो इधर से करंट एंटर करेगी, यहां से करंट लीव करेगी. ठीक है, बाकी हम लोगों ने देखा था एक साइड से खड़े होकर देखो करंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है. जब हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर देखा था वहां पर देखा था कि कैसे हम इसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है, वैसे चलो ठीक है, पहला ये हो गया तरीका. एक एग्जांपल से और समझते हैं. एक एग्जांपल इधर ले लो. सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, ये यहां पर, और इस पर एक लूप पड़ा हुआ है ऐसा, ये एक ऐसा लूप है, ये है लूप. ठीक है, और एक और चीज यहां पर बनानी है हमें, ये है मैग्नेट, ये है एन हमारे पास और ये एस दिया गया है, ये इधर की तरफ जा रहा है, इसका मोशन हो रहा है, ये ऐसा मोशन हो रहा है. ठीक है, तो अगर ऐसा मोशन हो रहा होगा ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसा ही तो होगा. इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेट निकालेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेट निकालेगा तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा. ठीक है, और अगर ऐसा होगा, ये इधर की तरफ जा रही, इधर की तरफ जा रही, इधर की तरफ जा रही. ठीक, तो जब ये इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा, तो बताओ उसका फ्लक्स बढ़ेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा. तो यहां पर क्या होगा, फाई इंक्रीज करेगा, फाई इंक्रीज करेगा. तो अगर फाई इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये इसके कॉस को अपोज करेगा. अगर कॉस को अपोज करेगा तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होनी चाहिए. देखो सही है ना, तभी तो इस तरह से फिंगर्स को कर्ल करेंगे. कहां जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा मतलब यहां क्या होगा, इधर एन बन जाएगा, इधर एन एस बन जाएगा. क्योंकि एक करंट कैरिंग जो लूप होता है वो बेसिकली बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है, तो ये भी बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा. तो इधर एन बनाएगा, इधर एस बनाएगा. अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ निकलेंगी, सामने वाले का अपोज होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड केस में बात करें कि जो फाई है वो कम हो रहा है, फाई कम हो रहा है मतलब मैग्नेट को हम दूर ले जा रहे हैं. यहां पर जो एन है एस है, मैग्नेट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं. तो जब मैग्नेट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसमें जो करंट बनने वाली है, इस वाले लूप में जो करंट बनेगी वो इस डायरेक्शन में करंट बन जाएगी. अब क्यों, क्योंकि उसके दूर जाने का अपोज करेगी, क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है, उस फ्लक्स के कम होने का अपोज करेगी इस बार. इसी को हम कहते हैं लेंज लॉ. आई थिंक लगाना समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लगाना आना चाहिए. देखना आता है, ये तो जानते हैं हम लोग कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखकर ये तो बता सकते हैं एस किधर बनेंगे. तो अगर ये आ रहा है तो एन अगर आ रहा है तो आगे एन बना दो, सबसे इजी है. इधर एस है तो इसके सामने इधर एस बनेगा. या एक ही याद रखो, एन के सामने एन बनाना, एस के सामने एस बनाना. अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स कम हो रहा तो एन के सामने एस बनाओ या एस के सामने एन बना दो. ठीक है, इजी है, लगा सकते हैं. ठीक है, अगर ये नहीं लगाना है,
ये लॉ अगर नहीं यूज करना है तो अगला रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी एक और बताएंगे, यूनिवर्सल है, चाहे जहां पर लगाओ उसे, लेकिन ये दूसरा रूल क्या कहता है वो देखो। दूसरा रूल कहता है कि अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर का पीस दिया गया है, ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ऐसा ये हमारे सामने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये मोशन है इसका, ये मोशन है, और फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, बी वेक्टर इनटू द प्लेन है। इसका मतलब है कि अगर ये सर्किट कंप्लीट होता, जो कि है नहीं, सपोज ऐसा होता इसके साथ, यहां पर सर्किट अगर इसका कंप्लीट होता, सपोज ये रेजिस्टेंस आर होता, तो जब ये इसके अंदर चल रहा होता तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर लिखी जाती। तो इसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए होता है, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए होता है। तो सबसे पहले यहां देखो, राइट हैंड रूल कहता क्या है उसको समझो, उसके बाद यहां लगाते हैं। राइट हैंड रूल कहता है कि अगर हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, अगर हमारी ये जो थंब के साइड वाली उंगली होती है, साइड वाली उंगली मतलब फोर फिंगर किधर हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और जो ये मिडिल फिंगर होती है वो डिनोट करती है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। ये याद रखना क्या है, अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर हो और जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो, तो जो मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट शो करती है। अब यहां लगाओ इसे, यहां लगाओ, राइट हैंड है ना, तो बी कहां है, बी की डायरेक्शन में ये होना चाहिए फोर फिंगर इनटू द प्लेन चला गया, ठीक है। थंब कहां है, थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर की तरफ चला गया। तो यहां पर देखो मिडिल फिंगर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो ऊपर के साइड करंट फ्लो करेगी, तो ऊपर के साइड करंट फ्लो करेगी तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना है इस तरह से। तो जब भी कभी हमें डिसाइड करना हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा वो डायरेक्शन क्या रखेगा, तो उसके लिए दो बेसिक लॉ हैं। या तो हम लेंज लॉ का यूज कर सकते हैं जो यहां सीखा, अगर लेंज लॉ का यूज नहीं करना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा बात करें, यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके अलावा एक और रूल होता है, सबसे बेसिक रूल होता है, वो सुनो, वो लगाना केवल क्लोज्ड अगर सिस्टम दिया गया होगा तो, क्लोज नहीं दिया गया होगा तो उसे क्लोज करके लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हमारे पास यहां पर, अब सपोज करो यहां पर जो इसका एरिया है, एरिया वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका एरिया क्या है, इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज करेगा, और अगर एरिया इंक्रीज करेगा इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो अपने ही कॉज का अपोज करेगा, और अपने ही कॉज का अपोज करेगा मतलब इसके फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। एरिया बढ़ेगा इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, और इसका काम क्या होगा, फ्लक्स को कम करना, तो फ्लक्स को कम करेगा तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो यहां पर ये देखो बी है इनटू द प्लेन, ठीक है, इसका अपोज करना है हमें, तो अंदर की तरफ है ये बी, इसका अपोज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या करो, जब भी कभी ऐसा कोई क्लोज लूप दिया गया हो, अपना राइट हैंड लो और अपना ये इस तरह से करो, ये फिंगर्स इस तरह से लूप के अकॉर्डिंग हो, इस तरह से राइट हैंड का थंब रख दो उस लूप के अंदर। अंदर का मतलब बिल्कुल अंदर, बाहर आना हो तो किस तार को काट के आना पड़े, या तो उठाना पड़े हाथ, उठाना ना पड़े हाथ को, तो इसके अंदर इस तरह से रख दिया, दिख रहा होगा। अब क्या करना है, पूछो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो अभी देखा एरिया बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ रहा तो फ्लक्स को कम करना है, फिंगर्स को पलट लो, फिंगर्स को पलट लोगे तो जो कर्ल करेंगे फिंगर की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये हो जाएगी आई इंड्यूस्ड। देखो कितना आसान लॉ है। क्या करना है, जो भी क्लोज लूप दिया गया हो उसके अंदर राइट हैंड थंब को रखो, फिर पूछो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा हो तो फिंगर क्या करो, थंब को उल्टा करके कर्ल करो फिंगर्स को, तो डायरेक्शन ऑफ कर्ल जो फिंगर की कर्लिंग की डायरेक्शन होगी वही बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक हो गया ये, तो इसकी वजह से देखो फील्ड कहां बनेगा, आउट ऑफ द प्लेन, और ये क्या है, इनटू द प्लेन अपोज हो रहा है। यहां पर देखो अगला एक और कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, कुछ इस तरह का ऐसा दिया गया है कोई लूप, ठीक है, ये लूप दिया गया है, यहां पर ये फील्ड दिया गया है इनटू द प्लेन,
ये फील्ड इनटू द प्लेन दिया गया, इनटू द प्लेन दिया गया, ऐसा कुछ, ये ऐसा इनटू द प्लेन दिया गया। अब इधर सुनो, इसके नाम लिख देते हैं। ये है ए, बी, यहां कहीं पर सी है, इधर डी है, इधर ई है, और इधर ये एफ दिया गया है, इधर जी है, इधर कहीं पर एच है, इधर आई है, और इधर कहीं पर सपोज जे दिया गया है। ठीक है, अब ये बताना है कि इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और यहां पर बी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बी जो है वो कम हो रहा है। तो बी कम हो रहा है ना, तो बी कम हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, अब इसके अंदर अपना थंब रखो, राइट हैंड थंब। अब राइट हैंड थंब कहां रखा जाए, यहां रखा जाए? नहीं, यहां रखेंगे तो देखो इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं बिना उठाए, ठीक है, नहीं है, यहां नहीं रखना है, तो इसके बीच में कहीं रखो, सपोज यहां पर रख दिया, यहां रख दिया। अब यहां से बिना काटे वायर को निकल तो नहीं सकते, यहां रख दो। अब क्या करो, फिंगर्स को कर्ल करने से पहले ये देखो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो फाई कम हो रहा है ना, तो फ्लक्स कम हो रहा होगा। फ्लक्स कम करना तो फ्लक्स को बढ़ाओ, फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर अगर फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इस वाले साइड में देखो फिंगर्स ऊपर जा रही हैं, तो फिंगर्स अगर ऊपर जाएंगे तो इसमें करंट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इसमें करंट इधर, फिर इधर करंट इधर जाएगी, फिर करंट इधर जाएगी, फाइनली करंट इधर से इधर की तरफ चली जाएगी। आई थिंक ये रूल लगाना आया होगा। तो जब भी कभी क्लोज लूप दिया गया हो, फिंगर्स थंब को रख दो उस लूप के अंदर, लूप के अंदर ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। लूप के अंदर जैसे रखेंगे, क्या करना है, अब पूछना है कि फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो उस केस में क्या होगा, अपोजिट कर लेना थंब को, और उसके बाद फिंगर्स को कर्ल करना, वो बताएंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अगर लगाना चाहे तो ये रूल भी लगा सकते हैं, अगर ये नहीं लगाना तो ये रूल लगाओ, ये भी नहीं लगाना तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं इस सब को यूज करना है तो फैराडेज लॉ जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें माइनस साइन निकल के आया, तो सेकंड पार्ट में जो माइनस साइन लगा था, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वो खुद बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ किधर होगी। अब अगर ये थियरी पढ़ लिया हम लोगों ने, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं। अब आए हैं इधर, बहुत ही जल्दी आए हैं। क्या है क्वेश्चन दिया गया है, ए कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी सोन बिलो, ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बिकॉज ऑफ बी इज। ठीक है, तो कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो दे रखी है हमें, तो करंट की डायरेक्शन हमें बताई गई है। करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका बी कहां बन रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन बन रहा होगा। ठीक है, पढ़ो। पहला है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इंक्रीजिंग विद टाइम, प्लेन के पैरेलल तो नहीं हो सकता क्योंकि पैरेलल होगा तो फ्लक्स जीरो बनेगा, नहीं। दूसरा है आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, इसका फील्ड आउटवर्ड है और वो इंक्रीज करेगा तो इसका अपोज नहीं करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला पढ़ो, अगला है आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, अगर आउटवर्ड है, समझो यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट बनी है इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा बी, वो कहां बनेगा, आउट ऑफ द प्लेन बनेगा। और अगर बी जो पहले से प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये लूप रखा गया है, वो बाहर की साइड हो, मतलब आप लोगों की तरफ हो और घट रहा हो, तो ये क्या करेगा, उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो करंट उसी डायरेक्शन में अपना फील्ड बनाएगी। तो करंट अगर उसी डायरेक्शन में अपना फील्ड बनाएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है, सही है। अगला पढ़ना चाहो पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला तो होगा नहीं, पैरेलल वाले में फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लेन इस तरह से है, पास कर रही फील्ड लाइंस इस तरह से, उससे कोई लिंक ही नहीं होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 cos 90 जीरो बनेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर 20 टन्स एंड रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। अभी देखा था फ्लक्स बदला जा सकता थीटा बदल कर भी। विद एन एंगुलर स्पीड 50 रेडियंस पर सेकंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी। देखो फ्लक्स इंड्यूस जो होता है फाई, वो क्या लिखा जाता है, वो हम लोगों ने पढ़ा बी ए कॉस ओमेगा टी लिखते हैं अगर हम रोटेट कर रहे होते हैं। देखो यहां पर अभी लिखा था ना, ये देखो लिखा गया है, ये क्या लिखा जाता है, फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी लिखते हैं, तो बी ए कॉस ओमेगा टी लिख दो इसे, तो ये हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फाई मैक्सिमम हो, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती 1, तो यहां पर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू में बनेगा बी ए ओमेगा, और यहां बन जाएगा साइन ओमेगा टी। बोलो सही है, और यहां पर माइनस साइन इधर भेज दो, तो माइनस साइन इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू में बी ए तो छूट गया, ए लिखो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बन जाएगा। बोलो सही है, ठीक है, ये दिया गया है।
तो अगर ये इतना निकल के आएगा, माइनस साइन इधर रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो इधर, और ये वैल्यू किसकी लिखी जाती है, तो ये वैल्यू लिखी जाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। यहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन मैक्सिमम होता है 1, तो यहां से जो ई मैक्स लिखा जाएगा वो क्या लिख सकते हैं, बी ए ओमेगा लिखेंगे। बी की वैल्यू देखो कितनी है, तो लिखा गया है 3 इंटू 10⁻⁻²। एरिया कितना दिया गया है, तो एरिया दिया, रेडियस दे रखी है, तो यहां लिख दो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में आर स्क्वायर दिया गया है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 8 64 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 बनेगा, इंटू ओमेगा कितना दिया गया है, तो 50 रेडियंस पर सेकंड दिया गया है। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो उस केस में यहां n से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ता है, देखा था, तो n से मल्टीप्लाई भी करा लो, तो n कितना हो जाएगा, वो दिए गए हैं 20। फिर से एक बार चेक कर लो सब, ये दिया गया है b, यहां पर a लिखा गया है, और ये हो ओमेगा इंटू में n लिखा गया है। सॉल्व कर दो इसे, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं और किसमें चाहिए 10⁻⁻2 वोल्ट, राउंडिंग ऑफ भी करना है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो देखो ये 0 0, ये देखो कैंसिल हो गया, 5 का ये डबल है, देखो 10 हो गया, ठीक है 10 हुआ, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं -3। अब इनको सॉल्व करो, ये बन जाएगा 3 पाई इंटू में 64 और इंटू में 10⁻³ बन जाएगा, ये बनेगा 339, और ये बन जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 पाई इंटू में 6.4 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना, राउंडिंग ऑफ करना है, तो यहां से देखो 64 इंटू में पाई इंटू में 3 सॉल्व कर दो, यहां पर ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। ठीक है, बस मतलब कैसे सॉल्व करना है वो प्रोसेस क्या है, तो फाई की वैल्यू क्या लिखी जाती है, बी ए कॉस ओमेगा टी लिखी जाएगी, और उसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई करा के लिखा जाएगा, तो यहां n इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n इधर से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये तो ये बन जाएगा e इधर बन जाएगा n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई मतलब e क्या लिखेंगे, n बी ए ओमेगा लिखा जाएगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, इतने वोल्ट हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कराना चाहो तो करा दो, 3 इंटू में 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा 6.4, तो ये बनेगा 3.14, या इसे मल्टीप्लाई करा लो 12, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, इंटू में क्या बनेगा 6.4, तो यहां पर लिख दो 6.4 और मल्टीप्लाई करा दो, इसे मल्टीप्लाई करा लो, क्या बनेगा 4 to 8 बन जाएगा, 4 4 16 बन जाएगा, ये बन जाएगा 37, और ये बन जाएगा 12, 1 बन जाएगा, 6 4, ये बन जाएगा 25, तो 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 54, और 54 में ऐड करेंगे 2, ये बन जाएगा 60। देखो ये 60 के करीब जा रहा है कि नहीं, अप्रोक्सीमेट, तो ये इसका 60 आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराना हो करवा सकते हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। द फ्लक्स, अगला क्वेश्चन है, द फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सर्किट रेजिस्टेंस 20 ओम वेरीज विद टाइम, देखो टी के साथ वेरी कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट एट टी इज इक्वल टू 0 दिया गया है, टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। तो पहले फ्लक्स निकालो ना, तो फाई फंक्शन है किसका, 8t स्क्वायर टाइम का फंक्शन दिया गया है, प्लस 9t माइनस 90 प्लस 5 दिया गया है, तो यहां से लिखो d5 ओवर dt इज इक्वल टू में 16t माइनस 9 बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम यहां से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ दिया नहीं गया, तो एक ही नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई, इसे लिख सकते हैं 16 इंटू में टी की वैल्यू कितनी है, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5 बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। और अगर ये वैल्यू निकल के आएगी यहां से, ये तो हो गया हमारे पास d5 बाई dt, d5 ओवर dt एट t इज इक्वल टू में 0.25 सेकेंड्स, ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो I जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाएगा, E डिवाइडेड बाई में R, मैग्नीट्यूड वाइज लिख दो, 5 डिवाइडेड बाई में R क्या है, R कितना दिया गया है 20, तो यहाँ 20 लिख दो। मिली में चाहिए उनको, तो मिली में चाहिए तो क्या लिख देंगे यहां पर, ये बन जाएगा 5 1/4 बन जाएगा, मिली में चाहिए तो इधर यहां पर इतना लिख दो, इतना, तो ये बन जाएगा 25, इतना बन जाएगा, ये देखो इतना बन रहा है, तो इतने मिली एम्पियर करंट बन जाएगी।
एम्पियर आएगा, मल्टीप्लाई कराएगी 1000 से तो 250 मिली एम्पियर करंट बनेगी। तो इसके ऊपर भी देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये रिसेंट क्वेश्चन देखो 2022 का क्वेश्चन है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं एडवांस से क्वेश्चन भी इससे आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जो पढ़ा उससे सिर्फ इतने लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इन द गिवन फिगर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ये रिलेशन दिया गया है। यहां पर जो ये रेजिस्टेंस दिया गया है वो 2 है, 2 ओम दिया गया रेजिस्टेंस। नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देते हैं दोबारा से, R इज इक्वल टू में क्या है 2 ओम दिया गया है। ठीक, 2 ओम है। यहां पर भी क्या बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू 2 ओम एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, d5/dt इज इक्वल टू में 20t प्लस 20। ठीक है, अब हम यहां से बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स का, तो कुछ है नहीं है, तो यहां से हो जाएगा ये E का मॉड और ये बन जाएगा 20 इंटू में t की वैल्यू कितनी है उस समय पर 5 सेकेंड है, प्लस 20 दिया गया है, ये बन जाएगा 120 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां से करंट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, I इज इक्वल टू में 120 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, यहां से एक बार चेक कर लो, जो फाई दिया गया है मिली वेबर में है। ठीक है, एक बार इसे मिली वेबर में है, मिली वेबर में दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, मिली वोल्ट में आ जाएगा, मिली वोल्ट में निकल के आ जाएगा। सही है, तो अगर ये मिली वोल्ट में निकल के आया तो यहां पर 120 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम लिखा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 60 मिली एम्पियर बन जाएगा। वोल्ट पर ओम ये क्या बनेगा, वोल्ट पर ओम बन जाएगा एम्पियर, मिली है तो मिली में लिखा रहने दो। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होते हैं जिनको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है इसका, देखो, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन XY प्लेन। अगर XY प्लेन में प्लेस किया गया होगा और B देखो कहां है, J और K में है, तो इसका एरिया जो लिखा जाएगा वो कहां लिखा जाएगा, X और Y में। ऐसा देखो, ऐसा ये X है हमारे पास, ये Y दिया गया है, तो इस तरह से दिया गया ही। तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा, K कैप में बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ लूप इज 1 मीटर, इंड्यूस्ड EMF इन द लूप एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो B दिया गया है, तो B वेक्टर पहले लिखो, क्या दिया गया है 3t क्यूब J कैप प्लस 3t स्क्वायर K कैप, 3t स्क्वायर K कैप दिया गया है। और इसका एरिया लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एरिया क्या है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप दिया गया है, सर्कुलर लूप दिया जाएगा तो पाई R स्क्वायर किसमें, K कैप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो B वेक्टर इज इक्वल टू में क्या आएगा, यहां पर B वेक्टर क्यों, ये फाई निकल के आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू में, तो फाई क्या निकलेगा B डॉट DA। तो B डॉट DA कराओ तो ये तो 0 हो गया, ये बन जाएगा 3t स्क्वायर इंटू में पाई R स्क्वायर बनेगा, 3t स्क्वायर पाई R स्क्वायर, ये इतना आया। और इसको हम अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो d5/dt बन जाएगा, 3 to 6t पाई R स्क्वायर बनेगा। तो 6 ठीक है, t कितना है 2 सेकेंड्स, पाई कितना है तो पाई लिखा रहने दो, R का स्क्वायर 1 है, ये बन जाएगा 12 पाई। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा n पाई वोल्ट, तो 12 पाई का मतलब यहां से n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n पाई के बराबर कर दो इसे, ये निकल के आ जाएगा n इज इक्वल टू में 12। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये n इज इक्वल टू 12 निकल के आएगा। तो इस तरह से फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं। मेन में जैसे जैसे क्वेश्चन देखो इस समय बन रहे हैं वो बहुत इजीली लगा सकते हैं। या तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा फ्लक्स, दूसरा केस हो सकता है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि इस तरह ना दिया हो, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा लगवा रहे हो, ओमेगा टी का कॉन्सेप्ट लगवाना हो तो ओमेगा टी का कॉन्सेप्ट लगवा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेना होगा तो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ सकता है कुछ केसेस के अंदर। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ देखो इंड्यूस्ड करंट के ऊपर भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली बना है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाली जा सकती है। ये लेंज लॉ पढ़ा हम लोगों ने, इंड्यूस्ड चार्ज पढ़ा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे रिलेटेड टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, यहां पर सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, यहां फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके हर एक केस को डिस्कस किया। यहां पर देखा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा सेटअप क्या था, ओरिजिनल सेटअप ये दिया गया है।
ये थे माइकल फैराडे जिन्होंने बताया था कि रिलेशन बताया था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जब भी कभी कोई रिलेटिव मोशन होता तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही होगी वो इफेक्ट करेगी, नहीं फ्लो कर रही होगी तो फ्लो करेगी। ठीक है, ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट देखा, इंड्यूस्ड चार्ज देखा, लेंज लॉ पढ़ा। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा मोशनल ईएमएफ क्या होता है, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इन सबका डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में।